एक 21 ईयर का लड़का जो कॉलेज से पास आउट होने के बाद अपनी फाइनेंस की प्लानिंग करता है और वो डिसाइड करता है कि वो 30 इयर्स तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके लिए वो मार्केट को पूरी तरह से एनालाइज करता है। और कुछ सालों के बाद वो अपने एक कॉलेज फ्रेंड से मिलता है और उसके साथ बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और वो अपने दोस्त की बातों से प्रभावित होकर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दोस्तों क्विट कर देता है और उसका माइंडसेट टोटली चेंज हो जाता है दोस्तों, और जिसकी वजह से वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी को दोस्तों तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे कंपाउंडिंग का जो प्रॉफिट होने वाला होता है दोस्तों वो उसको नहीं मिल पाता। क्योंकि कई बार हमारे चारों तरफ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसकी वजह से हम इमोशनली गलत डिसीजन ले बैठते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। हम 4 एक्शनेबल एडवाइस को दोस्तों डिस्कस करेंगे जो साइकोलॉजी ऑफ मनी का 4th चैप्टर रहेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बी रीजनेबल नॉट रैशनल। सोर्सेज ये बताते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम हमें ज्यादा रीजनेबल होना चाहिए, ना कि हमें रैशनल होना चाहिए, क्योंकि हमारे इमोशंस दोस्तों उसके साथ अटैच हो जाते हैं। कई बार हम ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में गलत डिसीजन ले बैठते हैं जो आगे चलकर हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करता है। इमोशनल स्ट्रेस और रिग्रेट के कारण कई बार हमारी टेक्निकल स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। कहते हैं पैसों के मामले में हमें हाई रिटर्न्स की बजाय हमें इस तरह की गोल सेटिंग करनी चाहिए कि रात को हमें अच्छे से नींद आ जाए, तो उसको आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। नोबेल प्राइज विनर हैरी मार्कोविट्ज फ्यूचर में होने वाले रिस्क के पछतावे को कम करने के बारे में वो बताते हैं कि रैशनल थिंकिंग रखने वाला व्यक्ति न्यूमेरिकल फैक्ट्स को देखता है, जबकि एक रीजनेबल थिंकिंग वाला व्यक्ति इमोशनली कंफर्टेबल को सबसे पहले प्रेफरेंस देता है, चाहे उसकी टेक्निकल स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी ना हो। और साथ ही साथ उसके अंदर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस पावर भी होना बहुत जरूरी है, ताकि लाइफ के अप एंड डाउन्स में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार बनाकर रखे और कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उसको कंपाउंडिंग का फायदा मिल सके। तो पहले पॉइंट का कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम रीजनेबल होना चाहिए, ना कि रैशनल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सेव जस्ट टू सेव। सोर्सेज ये बताते हैं सेविंग इज द मोस्ट कंट्रोलेबल फैक्टर इन द वेल्थ जनरेशन। जब आपकी इनकम, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और अनसर्टेनिटी के घेरे में आती है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो इन्फ्लुएंस होने लगती है, फिर वो चाहे इन्फ्लेशन हो या मार्केट के अप एंड डाउन हो, कोई भी सिचुएशन वहां पे हो सकती है। तो सेविंग रेट ही वो एलिमेंट होता है जो 100% आपके कंट्रोल में होता है, और ये फ्यूचर में भी उतना ही इफेक्टिव रहता है जितना आज के जमाने में है। 1970 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था तो वर्ल्ड ने ऑयल क्राइसिस को इसलिए ओवरकम नहीं किया था कि वहां पर ज्यादा ऑयल उनको मिला था, बल्कि इसलिए ओवरकम किया था क्योंकि हाउसेज और फैक्ट्रीज इस तरह से बनाए गए थे जो एनर्जी एफिशिएंट थे, जैसे उस टाइम पर हाइब्रिड कार को खरीदना। तो पर्सनल सेविंग रेट जो है वो आपके कंट्रोल में रहता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप अपने सेविंग के रेट को भी लगातार बढ़ा सकते हैं, और सच में सेविंग रेट सिर्फ आपके ही कंट्रोल में रहती है। जब आप कोई सेविंग करते हैं तो वो किसी कार, हाउस या रिटायरमेंट के लिए नहीं करते, बल्कि फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी जो कभी भी और किसी के साथ भी हो सकती है उसमें हमारी सेविंग शील्ड की तरह काम करती है। तो अपने टाइम पर कंट्रोल करना सेविंग का सबसे बड़ा डिविडेंड माना जाता है, और आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, फिर चाहे वो किसी पर्पसफुल जॉब को ढूंढना हो या किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना हो। और ये कंट्रोल आपके लिए इनवैल्यूएबल होता है, भले ही वह आपके इंटरेस्ट रेट जैसा ना हो। और ट्रू वेल्थ क्रिएशन सिर्फ फाइनेंशियल एसेट को एक्युमुलेट करना नहीं होता, बल्कि अपनी ईगो को कंट्रोल करना होता है और सोशल कंपैरिजन को अवॉइड करने से आता है। क्योंकि दोस्तों जब आप अपनी ईगो को और सोशल कंपैरिजन को कंट्रोल करते हैं तो आपका गोल पोस्ट आगे सरकने से रुक जाता है। सेविंग रेट ही आपकी इनकम और ईगो के बीच का डिफरेंस माना जाता है, क्योंकि दोस्तों बेसिक नीड पूरी होने के बाद आप जो खर्च करते हैं वो सब कुछ आपकी ईगो को शो करता है, और दूसरा लोगों को यह बताता है कि आपके पास कितना पैसा है। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन सिर्फ इतना है दोस्तों कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपको सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। पॉइंट नंबर 3, डिफाइन योर गेम। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम आपको अपनी गेम को पहले समझना होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने टाइम ओरिजन को समझना बहुत जरूरी बन जाता है। किसी भी एसेट की लॉजिकल वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन है और आपका टाइम ओरिजन क्या है। हर एक इन्वेस्टर की गोल सेटिंग डिफरेंट होती है, तो वही वो एक के लिए मीनिंगफुल हो सकती है तो दूसरे के लिए वो डिजास्टर बन जाती है। एग्जांपल के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वैसा नहीं सोचता जैसा कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर सोचता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गूगल जैसी कंपनी के नेक्स्ट 30 इयर्स के कैश फ्लो को स्टडी करता है, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर सुबह से शाम तक थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए ट्रेड करते हैं, फिर चाहे स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो। इसमें ऑथर बताते हैं बबल्स तब बनते हैं जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो एक डिस्ट्रक्शन का काम करती है। और इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सोल्यूशन ये है दोस्तों कि अपने गेम को डिफाइन करो और दूसरा अपने टाइम ओरिजिन को समझो और उसको सीखो। पॉइंट नंबर 4, हिस्ट्री इज मिसलीडिंग। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए मैप की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो 150 इयर्स के डाटा को एनालाइज करता है और ये अज्यूम करता है कि जैसे 1020 में किडनी काम करती थी, ठीक वैसे ही 2020 में भी वो वैसे ही काम करेगी।
पड़ेगी। उसने सोचा कि मार्केट के रूल भी उसी तरह से वर्क करेंगे, तो वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देता है और 150 इयर्स के रिकॉर्ड को एवरेज रिसेशन पर बेस्ड प्लानिंग करता है। सडनली जब मार्केट में एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं या मार्केट में कोई चेंज हो, तो उसे एहसास होता है कि हिस्ट्री से कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसकी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है और उनको बाद में रियलाइज होता है कि उनका जो फेलियर है वो एनालिसिस का नहीं था बल्कि इमेजिनेशन का था। तब उन्हें समझ में आता है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज। हिस्ट्री का काम है ये दिखाना कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो हमेशा होता रहता है, और हमें ये सिखाता है कि जो वर्ल्ड है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो दोस्तों, इस पॉइंट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हिस्ट्री हमेशा मिसलीडिंग हो सकती है। हिस्ट्री से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, पर उसको फ्यूचर के लिए आप एक रोड मैप की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 4th चैप्टर को डिस्कस किया है, जिसका नाम है एक्शनेबल एडवाइस, और इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं, जिसमें हमने सबसे पॉइंट को डिस्कस किया, बी रीजनेबल नॉट रैशनल, जिसमें हमने सीखा कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम आपको रीजनेबल होना चाहिए, ना कि रैशनल होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में सेव जस्ट टू सेव, जिसमें हमने सेविंग रेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के बारे में सीखा, जिसमें आप अपने सेविंग रेट को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और उसके हिसाब से आप सेविंग कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने अपनी गेम को डिफाइन किया, जिसमें हमने सीखा आप जब फाइनेंशियल एडवाइस किसी से लेते हैं तो आप तो अपनी गेम को सबसे पहले आपको एनालाइज करना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट, हिस्ट्री से हम कभी कुछ नहीं सीख सकते, सिर्फ इतना सीख सकते हैं कि कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं है। फ्यूचर में हम हिस्ट्री को यूज नहीं कर सकते किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।